जी हाँ, ना ये जमीन पर थूक सकते थे और ना ही छोड़ सकते थे पैरों के निशान। एक मसीहा जब जमीन पर उतरा तो नफरत की भीड़ अपमानों के कांटों का हार लिए खड़ी थी। अछूत! गाड़ी दूषित कर दी अछूतो। भीमराव, अमेरिका में शिक्षा लेकर क्या करना चाहते हो? वो क्या, रियासत का सेना सचिव हूँ, निरादर सहन नहीं करूंगा। क्या सुंदर छपा है। यह विजय स्मारक उन 500 महान शूरवीरों की यादगार है जिन्होंने 28,000 की सेना को कुछ ही घंटों में कुचल डाला था। हिल्टन यंग, निस्संदेह रुपया मिसमैनेज होगा। हमारी जंग ब्राह्मणों से नहीं, ब्राह्मणवाद से है। त्याग कर रहे हैं, दोषी मुझे बनाया जा रहा है। हिंदुओं की आने वाली पीढ़ियां पढ़कर मेरी जय जयकार करेंगी। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूं। जय भीम, नमस्कार। 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस था। इस दौरान देश भर में अलग अलग हिस्सों में अंबेडकरवादियों ने उन्हें याद किया। सरकारी स्तर पे भी डॉक्टर अंबेडकर को याद किया। इसी बीच में तमिलनाडु में एक पोस्टर सामने आया जिसमें डॉक्टर अंबेडकर को भगवा कपड़ों में दिखाया गया था और उनके माथे पे तिलक चंदन लगा हुआ दिखाया गया था। इसको लेके जो घटना है वो तमिलनाडु के तंजावुर नाम की जगह है, वहां की है। इसको लेके स्थानीय दलित संगठनों और हिंदू संगठनों के बीच में खींचतान हो गई। हिंदू संगठनों का कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म अपनाने से पहले हिंदू धर्म में थे, हिंदू धर्म के कट्टर समर्थक थे। जबकि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोअर हैं, दलित समाज के लोग हैं, जिसमें दलित समूह विदुथलाई चिरू थिगल काची है ना, वीएसके ये संगठन है, ये विरोध कर रहा था। इसने विरोध किया खुलकर। उसका कहना था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग दिया था और अपने आखिरी वक्त तक वह ब्राह्मणवाद के आलोचक बने रहे। सवाल यहाँ यह है कि आखिर बार बार, क्योंकि इस तरह की कोशिश पहले भी देखी जा चुकी है, तो आखिर बार बार जो डॉक्टर अंबेडकर को का एक भगवाकरण करने की कोशिश की जा रही है, उसके मायने क्या है? हमारे साथ इस चर्चा में हैं सतीश प्रकाश जी। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी एक्टिविस्ट हैं और पेशे से शिक्षक हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला। कैसे? जय भीम सर। जी, जय भीम सर। कैसे देख रहे हैं आप पूरा घटनाक्रम? आपने भी देखा सुना होगा, ये जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भगवाकरण करने की कोशिश लगातार जारी है और अलग अलग हिंदू संगठनों के जरिए की जाती है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? करना क्या चाहते हैं? नहीं, देखिए, जब से केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वहां जी। कहीं ना कहीं बाबा साहब को लेकर के इस तरह की एक मुहिम आरएसएस कहीं ना कहीं चला रहा है। देखिए, मुझे मेरी प्रतिक्रिया इसमें ये है कि ब्राह्मण, जो आपका ब्रह्मा विष्णु महेश के गले में अगर आप हड्डियों की एक माला डाल दें और किसी हिंदू धर्म के आदमी से ये पूछें कि उसको कैसा लग रहा है, लगभग लगभग मुझे भी ये ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। यही मेरा रिएक्शन है। दूसरी बात देखिए, देखिए आरएसएस जो है ना, एक चाल के साथ, अभी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, इससे पहले 2018 के आसपास की घटना है। 2018 में उत्तर प्रदेश में बाबा साहब की प्रतिमा जो है, आमतौर पे वो नीला कोट होता है उनका, है ना, हाथ में संविधान होता है। तो वहां उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ कुछ तथाकथित लोगों ने उसका रंग भगवा कर दिया, संविधान की जगह रामायण लिख दिया। तो ये कहीं ना कहीं बाबा साहब की जो इमेज है, जो दलितों में जिस तरह से उनको लेते हैं वो, तो उसको छीन करने की एक कोशिश है। देखिए, यहाँ हमको बड़ा जो दलितों का एक जो बौद्धिक वर्ग है या दलितों का जो चिंतन है, उनको बड़ी समझदारी के साथ रिएक्शन रखना चाहिए। बीजेपी और आरएसएस कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ करके दलितों को ये जात, ये धर्म, ये रामायण, इनसे इनडायरेक्ट रूप से किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व करना चाहती है। मेरा देखिए, आप देखेंगे कि अगर जब ये रिएक्शन आ रहा है ना, 2 अप्रैल के आसपास की जो घटना है, तो वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दलितों का एक बंदर की शकल वाला एक व्यक्ति जो है, जिसको उसको कहते हैं कि दलितों के भगवान। तो ये चीज है, ये रिएक्शन है। मेरा मानना यह है कि आज दलितों का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी की लड़ाई से आगे जाकर के अब हम हिस्सेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आरएसएस को मालूम है
कि अगर पूरे दलित मूवमेंट को आप सिर्फ जो है ना आइडेंटिटी की लड़ाई पर लगा के रखो, हिस्सेदारी से ये खुद से खुद दूर हो जाएंगे। तमाम बौद्धिक वर्ग को बड़ी बड़ी शालीनता से, बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से दलितों का जो भविष्य का क्या एजेंडा, वो भविष्य में क्या होगा, 20 साल बाद दलितों की क्या समस्याएं होंगी, या इस देश का क्या हालात होंगे, इस देश का क्या राजनीतिक चरित्र होगा, तमाम बौद्धिक वर्ग को अपनी ऊर्जा को, मैक्सिमम ऊर्जा को उसी डायरेक्शन में लगाना चाहिए। और दलितों का क्या रास्ता होगा? अब जैसे मैं शिक्षक हूं, मैं अभी एक, देखिए हमारे यहाँ दलित बौद्धिक वर्ग का एक समस्या का कुछ ना कुछ ये भी हो जाती है कि आम तौर से हम रास्ते से भटकते बहुत जल्दी हैं। आप राम रामायण की चर्चाओं में जो है ना, आप वैसे तो राम रामायण को काल्पनिक मानते हैं, लेकिन जब आपको उनके ऊपर सवाल उठाना हो, उनको गाली देना हो, या उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई बात करनी हो, तो आप तब उनको सच्चा मान लेते हैं। मेरा कहना यह है कि वो आरएसएस है, बाबा साहब हमारे लिए क्या है ये उनको भी मालूम है। बाबा साहब का इन व्यवस्थाओं से वो कितना भी भगवा रंग उसको लगाएंगे, है ना, कहीं ना कहीं ये भगवा रंग ही फीका पड़ेगा। इस देश का जो दलितों का जो नीला रंग है ना, वो ही सबसे महत्वपूर्ण है। जी, तो सर आपने बिल्कुल सही कहा कि रामायण को कई बार अपनी सुविधा के हिसाब से काल्पनिक मान लेते हैं और कई बार उसी की चर्चा करते हैं, आलोचना करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो साजिश है, जो हिंदुवादी संगठन कर रहे हैं, यह क्या जानबूझ के की जा रही है एक रणनीति के तहत? क्योंकि उसका जो काम करने का तरीका है, खास तौर पे जो आरएसएस और तमाम लोगों का, ये लंबा सोचते हैं और तरीके से धीरे धीरे चीजों को रखते हैं। और एक यह भी बात कही जाती है कि किसी झूठ को बार बार बोलो तो लोग सच मानने लगते हैं। कहीं उसी एजेंडे पे तो नहीं चल रही है? नहीं, निश्चित रूप से ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, ये एक सामाजिक षड्यंत्र है। और जिस तरीके से बाबा साहब की विचारधाराओं की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, वो तमाम वर्गों के अंदर बढ़ी है, सिर्फ दलितों के नहीं। आप तमाम आदिवासी देखेंगे, तमाम ओबीसी देखेंगे, और हिंदुओं की भी कुछ ऐसी जातियां हैं जो एक पढ़ा लिखा वर्ग है, जो बौद्धिक वर्ग है, जो कहीं ना कहीं तथ्यात्मक बातें करता है। अभी आप देखेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 दिन पहले ये कहा कि इस देश का जो इलेक्शन कमीशन को लेकर के जब उन्होंने सवाल उठाया, तो तब बाबा साहब ने कहा, और बाबा साहब का सोचना ये था, बाबा साहब ने ये कहा था संविधान सभा के अंदर कि इसको आप क्लियर कीजिए। तो बाबा साहब की जो सोच है, वो भारत की अगले 100 साल में इस देश की क्या क्या समस्याएं होंगी, आप देखेंगे बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से कि अगले 100 साल में दलितों की क्या स्थिति होगी, और वो किस किस समस्याओं को फेस करेंगे। उन सब समस्याओं की परिकल्पना करके कहीं ना कहीं बाबा साहब ने जो जो पूरा का पूरा दलित मूवमेंट, एक विचार जो रखा है, मेरा मानना यह है कि दलितों को बड़ी गंभीरता के साथ उसकी अपनी समस्याएं क्या हैं, उसको अगला भविष्य क्या होगा। अब इस देश के राजनीतिक चरित्र चेंज हो रहा है। सिर्फ इस देश के अंदर ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई चलती रहनी चाहिए। और देखिए, ये खुद बाबा साहब ने, जब ये देश आजाद हुआ तो बाबा साहब ने कहा कि ये देश राजनीतिक रूप से आजाद हो रहा है, ये देश सामाजिक रूप से गुलाम है, और ये देश जब तक सामाजिक रूप से गुलाम है तब तक मेरे जो अनुयायी हैं या मुझे मानने वाले ये लोग हैं, उनको ये सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे ही रखना पड़ेगा। और एक छोटी सी बात और कह दूं कि देखिए, धर्म की लड़ाई, आज धर्म की लड़ाई का माहौल है ना, और राजनीति में धर्म की लड़ाई सिर्फ बीजेपी ही लड़ सकती है। और धर्म की लड़ाई को खत्म करने का, इसको मतलब जो धार्मिक जो पॉलिटिक्स हो रही है भारत में, वो धर्म की बातें करके इसको खत्म नहीं कर सकते। सामाजिक न्याय की बातें उठा करके ही हम इन चीजों को कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें जी। और जो दलितों का जो राजनीतिक चिंतन है, उनको भी इस बारे में बहुत गंभीरता के साथ करना चाहिए कि नया जो दलितों का भविष्य क्या होगा, इस देश के हालात क्या होंगे। एक बेरोजगार आदमी को, जैसे हम शिक्षक हैं, तो उसको आज अपनी क्लास में पढ़ाने के साथ साथ जो दलित वर्ग के बच्चे हैं, उनको ये भी बताना पड़ेगा कि दलितों के अंदर माइग्रेशन पावर बहुत कम है। ये देखिए, मूलतः समस्या है। ये बाबा साहब ने भी कहा कि दलितों की माइग्रेशन देखिए, आप देखेंगे कि जिन जिन जातियों के अंदर, जिन जिन धर्मों के अंदर माइग्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है,
उनके वो सब जगह प्रोग्रेसिव है। तो अब चूंकि दलितों में वो उनके सामाजिक कारण भी हो सकते हैं या उनके अंदर एक भय का माहौल था, तो उन इन जातियों में माइग्रेशन पावर बहुत कम है। अब दलितों को ये सोचना पड़ेगा कि देखिए एक अपर कास्ट का जो सबसे जो उसका जो स्टूडेंट है जो एजुकेशन में बहुत बेहतर नहीं है, वो हाई स्कूल या 12th जो है बड़ी मुश्किल से करता है, वो विदेश में चला जाता है और विदेश में जाकर के कहीं ना कहीं डॉलर कमाता है। हो सकता है कि वहां वो पखाना उठाने का काम कर रहा हो, पखाना तो वहां नहीं उठाया जाता, कहीं साफ सफाई का काम कर रहा हो, है ना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं, और वो डॉलर में पैसा कमाता है और बाकायदा उनके घर वाले जो है रोज 5 रुपए का प्रसाद जो है रुपये में भगवान की तरफ चढ़ा देते हैं कि भगवान हमको माफ कर देना। तो जी अब हमको सतीश ये जी, चीजें सोचनी सतीश जी पड़ेगी। कहीं ना कहीं घुमा फिरा के जो एजेंडा है वो धार्मिक और राजनीतिक पे आके टिक जाता है, और सारा षड्यंत्र जो हो रहा है वो उसी को देखते हुए हो रहा है। चुनाव का माहौल है, दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आ गए हैं। जो बहुजनों की अगुवाई वाली पार्टियां हैं जो कही जाती हैं, कथित तौर पे दावा करती हैं, वो बिल्कुल कहीं नहीं ठहरी। बीजेपी भी चुनाव हार गई। अभी गुजरात और हिमाचल का जो चल रहा है, गिनती काउंटिंग चल रही है, तो उसमें भी गुजरात में बीजेपी बढ़ती हुई दिख रही है, लग रहा है सरकार बन जाएगी। हिमाचल में कांटे की टक्कर है। इस जो सिनेरियो है, चुनावी सिनेरियो, और बीजेपी जिस तरीके से राजनीति करती है, अपने आप को लोगों के बीच में स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? दिल्ली में एमसीडी में उसकी हार को, आम आदमी पार्टी की जीत को कैसे देखते हैं? इस बीच में यह भी जोड़ दूं कि कल रामलीला मैदान में प्रोग्राम था, तमाम वक्ता लोग पहुंचे थे और चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे थे। उन्होंने एक बात कही कि तमाम लोग खुशियां मना रहे हैं जीत की, और बहुजन समाज जो है उसके बीच में कोई चर्चा नहीं हो रही। बहुजन समाज कैसे सत्ता की तरफ बढ़ेगा? हम कहने को बहुजन है, इतने सारे लोग हैं, लेकिन हम बैठे हुए हैं, बाकी दूसरे लोग जश्न मना रहे हैं जीत का। नहीं देखिए, दिल्ली में अगर एमसीडी के चुनाव को आप देखेंगे, देखिए जितना चुनाव छोटा होगा वहां दलित कहीं ना कहीं निर्णायक की स्थिति में है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। गांव में प्रधानी का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो या जिला पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा में भी दलित बहुत निर्णायक स्थिति में। हाँ, लोकसभा में जाकर के कहीं ना कहीं वो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होता है। मेरे के ये कहीं ना कहीं जो दलितों के लीडर्स हैं या दलितों की जो पार्टियां हैं, उनको बहुत गहन मंथन करना पड़ेगा। सिर्फ विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण नहीं होता, उनको हर चुनाव को जो है बहुत ईमानदारी के साथ लड़ना पड़ेगा। और देखिए कहीं ना कहीं दुख तो होता है, इसमें कोई तो राय नहीं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि तमाम दलितों के लीडर्स को ये बात मान लेनी चाहिए कि एक ताकतवर दलित के साथ ही तमाम लोग जुड़ेंगे। एक कमजोर विचार के साथ या एक कमजोर दलित के साथ कोई नहीं जुड़ेगा। अभी दलितों है कि अगर वो सामाजिक न्याय के मुद्दे के ऊपर अगर चर्चा में शामिल होते हैं तो बाकी लोग उसको वोट नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, है ना। जहां धार्मिक व्यवस्था को जहां कोसना होता है वहां कोस सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं ना। तो मेरा मानना यह है कि एमसीडी के, अब देखिए एमसीडी, अगर आप दिल्ली की जो नगर निगम का जो खाका देखेंगे, यहाँ दलितों की जो आबादी है, स्पेशली वाल्मीकि वर्ग है, जो अपने मतलब जो बहुत सारी बिल्कुल अच्छी खासी है। एक वक्त पे बहुजन समाज पार्टी का 12% से ज्यादा वोट था, शेयर था। अरे भाई आप सुनिए ना, देखिए दास साहब, कितने दुख की बात है कि शाहीन बाग का सबसे ज्यादा लाभ केजरीवाल को मिलता है, और जब वो चुनाव जीतते हैं तो वो शाहीन बाग नहीं जाते हैं, वो हनुमान मंदिर ही जाते हैं, वो हनुमान भक्त ही कहलाते हैं। चुनाव चिन्ह उसका झाड़ू इसलिए है कि वो लोगों को कंफ्यूज करने हैं, लेकिन वो ये भी तो कहते हैं ना, नोट के ऊपर झाड़ू नहीं लगवाना चाहते, वो नोट के ऊपर जो उनके जो देव हैं, जो देवता हैं, जो लक्ष्मी है, वो भगवान की तस्वीर चाहते हैं। और ऐसे में दलित सिर्फ इस बात को लेकर के कि झाड़ू में अपनी आइडेंटिटी देखेंगे या केजरीवाल में अपनी अपनी पहचान देखेंगे, तो ये जो भावनात्मक जो सोच है ये नहीं होना चाहिए। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, मेरा क्लियर कट मानना है कि धर्म की लड़ाई को आगे बढ़ा करके या धर्म की लड़ाई के अंदर हिस्सेदारी तय करके आप इस देश में राजनीतिक माहौल नहीं बना सकते। सामाजिक न्याय की बात करके ही भारत में दलित वर्ग जो है राजनीतिक रूप से मजबूत हो सकता है। जी सर, आखिरी सवाल है मेरा, मैं चाहूंगा जल्दी से जवाब दे दें आप। जिस तमिलनाडु की घटना पे हमने बातचीत करनी शुरू की थी, वहां भी आपने उसी बात का जिक्र किया कि जो दलितों के भीतर पहचान और उनको कंफ्यूज करने की बात की जाती है, और यहाँ भी आप वही जिक्र कर रहे हैं। तो क्या आपकी आखिरी टिप्पणी क्या है कि कैसे संभले समाज, कैसे चीजों को
समझने की कोशिश कर रहे हैं और उससे आगे निकले। नहीं, देखिए मेरा मानना ये है कि दलितों को बहुत भावनात्मक होने की आवश्यकता नहीं। हम्म, बाबा साहब के ऊपर अगर इस तरह का कोई 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 उससे छेड़छाड़ करते हैं, प्रतिक्रिया आप दीजिए, कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी रखना पड़ेगा कि ये आपका राजनीतिक एजेंडा है, ये आपका सामाजिक एजेंडा है, ये आपका आर्थिक एजेंडा है, जो जैसे मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अब क्यों नहीं हो सकता है ना? इस देश में आजादी की बात क्या दलित नहीं कह सकता है ना? 1857 की पहली आजादी की लड़ाई, दूसरी आजादी की लड़ाई में देश आजाद हुआ। बाबा साहब ने कहा कि ये देश राजनीतिक रूप से आजाद हुआ, तो दलित ये भी तो कह सकता है कि तीसरी आजादी की जो लड़ाई है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई होगी, अब इस देश का दलित लड़ेगा ना। और आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने आपको बाकायदा ज्ञान दिया है, आपको एक विचार दिया है। हम घर घर के अंदर, हर घर के अंदर मैं अपने परिवार की के एक दीवार के ऊपर तीसरी आजादी घोषित घर लिख दूं और उसको सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर दूं। ऐसे अगर एक एक मोहल्ले के अंदर कैंपेन सोच समझ के चलाने की जरूरत है। जी 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 अब जी, अपना जी, एजेंडा जी, तय करने की जरूरत है, बजाय जी, दूसरे के एजेंडे पे खेलने के अपना एजेंडा तय करने की खेलने जरूरत के है जी, जी, और उसको आगे लेके बढ़ने की जरूरत है संभवतः। जी बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी, आपने अपनी बात रखी और बहुजन समाज को एक कहीं ना कहीं इन सब बातों से निर्देश तो मिलता है, समझदारी तो बढ़ती है। थैंक यू सो मच। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। आप लोगों की गुजारिश पर इस बार हमने कम मूल्य का छोटा कैलेंडर भी प्रकाशित किया है। बहुजन नायकों के जीवन और बहुजन इतिहास को बताने वाला कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपने हिस्से का बहुजन कैलेंडर, सिर्फ 60 रुपए में।